अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। मखारिज नंबर 5 हमने पढ़ना है। ठीक है, जो जो प्रीवियस लेक्चर में एब्सेंट रहे हैं वो प्रीवियस लेक्चर पहले सुन लें और देन फिर इंशाल्लाह यहाँ इस लेक्चर की प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत इजी लगेगा। पहले पहले शुरू में आपको ये मुश्किल थोड़ा सा लगेगा, फिर आपको इजी लगना शुरू हो जाएगा। लास्ट टाइम हमने मखारिज नंबर 4 पढ़ा था, जो कॉफ का मखरज था, मोटे वाले कॉफ का मखरज। आज हमने इंशाल्लाह ताला पढ़ना है मखरज नंबर 5। ये वाले काफ का मखरज है, ये इस काफ का मखरज है। इसका हम मखरज पढ़ लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो कॉफ के मखरज से थोड़ा सा मुंह की तरफ हट कर जुबान की जड़ और तालू का सख्त हिस्सा, ये काफ का मखरज है। जैसा आपको दिखाया था लास्ट टाइम भी कि जो हम पढ़ रहे हैं ये जुबान को के हिस्से हैं। ये जो जुबान के हिस्से से जो अल्फाज अदा होते हैं वो हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो उसमें एक पहला था काफ, अब ये था, ये वाला है, ये पतला वाला काफ। ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है मुंह का, ये जो है ये रेड रेड नजर आ रही है, ये जुबान है। और ये जो नीचे ब्राउनिश नजर आ रहा है ये गला है। और ये होंठ है, ये नाक का बांसा कहलाता है। ये जो है ये होंठ कहलाते हैं और ये जुबान है। तो ये इस वाले काफ का मखरज क्या है? लास्ट टाइम आपने देखा होगा, मैं अगेन दिखाती हूँ। ये देखेंगे, लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था ये मोटे काफ का मखरज था, जो कहाँ से निकल रहा है? जुबान की जड़ और तालु के नरम हिस्से से निकल रहा है। जुबान की जो जड़ है ये तालु के नरम हिस्से से लगती है, ऊपर को उठती है तो मोटा करके, और ये वाला हर्फ काफ अदा होता है। ये ग्रीन कलर में है, ये मोटा हर्फ है और इसको कलकला का हर्फ भी कहा जाता है। और ये देखें, ये जो है यहाँ से अदा हो रहा है और ये वाले काफ में देखें, ये वाला जो मोटा था वो यहाँ से था और ये वाला काफ इस तरफ है। ये इसकी डेफिनेशन ये है कि काफ के मखरज से थोड़ा सा मुंह की तरफ हटकर, जो मोटा काफ था वो यहाँ था, मोटा काफ यहाँ था और ये वाला काफ इधर है, मुंह की तरफ जरा हटकर इसका मखरज जो है वो अदा होता है। जुबान की जड़ और तालू का सख्त हिस्सा लगता है। जब मोटे वाले काफ की तरफ देखा था तो नरम हिस्सा लग रहा था और यहाँ पे अब देखा तो सख्त हिस्सा लग रहा है। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई? इसको किस तरह से पढ़ेंगे? काफ 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 काफ। जुबान की जड़ और तालू का सख्त वाला हिस्सा, सख्त हिस्सा जब लगता है जुबान की जड़ से तो ये वाला मखरज अदा होता है। काफ काफ। अब हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। जैसे आपको पता है, पहले भी बताया गया था कि ये जो मफ्तूह क्या होता है, जिस हर्फ के ऊपर जबर लगी हो। फता, फता होता है जबर, कसर होता है जेर, वमा होता है पेश। जिस हर्फ के ऊपर फतह लगी हो उसको मफ्तूह कहा जाता है। जिस हर्फ के नीचे कसर लगी हो जिसपे, उसको मकसूर कहा जाता है। जिस पे जमा हो उसको मजमूम कहा जाता है। मुफर्रिदात होता है अकेला हर्फ और मुरक्कबात होता है दो या दो से ज्यादा हर्फ का मजमूआ। इसकी एग्जांपल देखते हैं। काफ जबर का, काफ पहले हर्फ पढ़ेंगे फिर उस पे फतह पढ़ेंगे। काफ जबर का, काफ जेर की, काफ पेश कू, का की कू, का की। आप जब इसको पढ़ रहे होंगे ना आपको खुद फील होगा कि जुबान की जो जड़ है वो सख्त वाले हिस्से की तरफ लग रही है ऊपर। फील हो रहा होगा आपको, जब आप अभी मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहें तो आपको पता चल जाएगा इसका। अगर हम इसकी एग्जाम्पल ये मुरक्कबात में देखते हैं कि अगर इसके ऊपर ये किसी हर्फ के साथ मिल जाता है तो फिर ये किस तरह से पढ़ा जाता है? काफ जबर का, ता जबर का, कता, बा जबर बा, कताबा, कताबा,
یاد رہے کہ جب یہ حرف کے اوپر خالی ایک حرف کے اوپر جب زبر زیر پیش لگی ہوتی ہے تو اس کو کھینچا نہیں جاتا، لمبا بھی نہیں کیا جاتا اور جھٹکا بھی نہیں مارا جاتا. جیسے یہ ایک اکیلا حرف ہے اس کو لگی ہے، حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، حرکت کہتے ہیں. اور ان کو زبر زیر پیش کو حرکات ثلاثہ بھی کہتے ہیں، 3 حرکات بھی کہا جاتا ہے. کتابہ، کتابہ اگر ہم یہ والا حرف اگر وقفن میں آ جاتا ہے، جو گول دائرہ آپ کو پتا بتایا تھا گول دائرہ ہوتا ہے وہاں پر آ جاتا ہے تو با پہ کیا ہوگا؟ کلکلا ہوگا، کیونکہ یہ با جو ہے کلکلا کا حرف ہے اور یہ وقفن میں ساکن ہو جاتا ہے. آخری والا حرف ساکن ہوتا ہے، اس طرح کی جو علامت ہوتی ہے وہ ساکن کہلاتی ہے، گول سی. ٹھیک ہے. کسبہ وقفن کسب، کسب یہ ب پہ میں نے کیوں اس طرح سے ہلایا؟ کیونکہ اس پہ کلکلا ہوا اور یہ ساکن، جب کلکلا والا حرف ساکن آ جاتا ہے، کلکلا والے حرف کے اوپر ساکن آ جاتا ہے تو وہ اس پہ کلکلا کیا جاتا ہے. کتب، کتب. اگر سمجھ نہ آئے تو آپ نے مجھے فوراً اسی وقت آپ نے مجھے چیٹ پہ بتانا ہے یا پھر آپ نے مجھے بول کے بتانا ہے. ٹھیک ہے. کاف زیر کی، تا الف زبر تا. اگین بتا رہی ہوں، جب خالی الف ہوتا ہے اس سے پہلے زبر آ جاتا ہے تو وہ الف مدہ کہلاتا ہے، اس کو ایک الف کے برابر کیا جاتا ہے. کتاب، بادو پیش بن، یہاں تنوین ہوگی، غنہ ہوگا، سکون سے پڑھنا ہے. سی ورڈز کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مرکبات، یہ پوچھ رہی ہیں آپ؟ جب 2 یا 2 سے زیادہ حرف کا جب مجموعہ ہوتا ہے اس کو مرکبات کہا جاتا ہے. 3 ورڈز کو کیا کہتے ہیں؟ کتاب، بادو پیش بن، کتاب، کتاب. یہ دیکھو کتاب کو میں نے ایک الف کے برابر کھینچا اور لیکن خوبصورتی کتنی اچھی آ جاتی ہے اس کے اندر. اور یہاں تھا کیا؟ یہاں الف نہیں تھا اور صرف حرکت تھی ایک حرف کے اوپر. کتابہ، اس کو بالکل بھی نہیں کھینچنا. کتابہ، کتابہ. یہ بھی نہیں کہ بس سیٹیں مار دیں، اس طرح بھی نہیں، سکون سے. کتابہ، کتابہ. ہر حرف، ہر لفظ، ہر حرکت، ہر مد شد، ہر چیز واضح واضح پڑھنی چاہیے. ہر ورڈ کو، ہر حرکت کو واضح پڑھنا ہے آپ نے. باقی پر زبر ہو تو ثلاثہ آپ نے کہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی. نہیں، یہ بات نہیں ہے. میں نے بتایا کہ زبر اور زیر اور پیش کو حرکت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں اور اس حرکت کا دوسرا نام اباریہ زبر زیر پیش کو حرکت کہا جاتا ہے اور حرکات کا جو دوسرا نام ہے اس کو حرکات ثلاثہ کہا جاتا ہے. 3 حرف پر جب زبر ہو اس کو حرکات ثلاثہ نہیں، جب زبر زیر پیش کو حرکت بھی کہا جاتا ہے اور حرکات ثلاثہ بھی کہا جاتا ہے. اب آگے سمجھ مریم؟ اب کوئی مسئلہ ہے؟ اوکے ٹھیک ہے. کتاب، اگر وقت میں آ جائے تو کتاب. کاف پیش کو، کوتی، با زبر با، کوتیبا، کوتیبا، وقفن، کوتب، کوتیبا، وقفن، کوتب. ادھر بھی با آ گیا. جب وقفن میں آ جاتا ہے تو جو زبر ہے وہ کس میں چینج ہو جائے گی؟ یا زبر یا زیر یا پیش اس میں چینج ہو جاتا ہے ساکن میں. تو جب ساکن حرف ساکن آ جاتا ہے کلکلا والے حرف کے اوپر تو اس پہ کلکلا کی جائے گی. کتب، کتب. ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھنا، اگر کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ بتائیں مریم. کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ مس اس سے پہلے والے لفظ پر حرکت لگا دیتے ہیں کوئی بھی. یس، تو اس سے اس کا جو ہے مخرج معلوم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ مائک آف کر لیں. جیسے کہ دیکھو ساکن ماقبل مفتوح مطلب کیا ہے؟ ساکن کا یہ والا نشان. ٹھیک ہے.
माकबल होता है उससे पहले, मफ्तूह होता है जिस हर्फ पर जबर हो। हमने किसी भी हर्फ का मखरज, किसी भी हर्फ का मखरज मालूम करना है, उससे पहले हमने कोई भी हर्फ है उसके ऊपर जबर जेर पेश लगा के उसका मखरज हम मालूम कर सकते हैं, और उस वाले हर्फ पे जिसका मखरज मालूम करना है उसके ऊपर साकिन लगी होनी चाहिए। जैसे देखो हमजा काफ जबर अक, इस पे कलकला नहीं होगा, जो मोटा वाला हमने पढ़ा था काफ उस पे कलकला होगा अक, उसको इस तरह से हमने पढ़ा था अक, इक, उक। इन दोनों में डिफरेंट करना बहुत जरूरी है, बहुत। ये वाला पतला काफ है, इसमें कलकला नहीं होगा। हमजा काफ जबर अक, हमजा काफ जेर इक, हमजा काफ पेश उक। अब हमें पता चल रहा है कि ये जो जुबान की जड़ है वो जा रही है, किससे लग रही है, सख्त हिस्से से। जुबान की जड़ तालु के सख्त हिस्से से लग रही है, जो कि जहां से हमने नरम हिस्से से मोटे काफ का मखरज मालूम किया था उससे जरा हट के मुंह की जानिब आ जाते हैं, नरम तालु का सख्त हिस्से की तरफ, तो वहां से ये काफ का मखरज मालूम होता है, अक, इक, उक। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, ता का जबर तक, ता पेश तू, तक तू, मीम वाव पेश मू। ये मुझे कोई बताए, मरियम खान, नहीं मरियम आप बताएं, मरियम ये मुझे बताएं ये क्या है। वाव मद्दा। वाव मद्दा किसे कहते हैं? वाव साकिन से पहले पेश हो। ठीक है, वाव साकिन से पहले पेश हो तो उसको वाव मद्दा कहा जाता है, और इसको 3 से 5 अलिफ के बराबर लंबा किया जाता है। तख्तुमू। अब ये हिज्जे करने का मेथड क्या होता है कि ता काफ जबर तक पढ़ लिया, ता पेश तू, पहले हर्फ पढ़ा फिर उसकी हरकत को साथ मिलाते हैं। ता पेश तू, जब दो हर्फों को हमने हरकत पढ़ ली तो हमने इन दोनों को मिला के पढ़ना है, फिर अगले हर्फ की हरकत पढ़नी। तक तू, मीम वाव पेश मू, फिर पीछे से आएंगे तक तू मू, नून जबरना, नून के ऊपर जबर है खाली तो हम इसको खींचेंगे नहीं, तक तुमूना, इस तरह नहीं पढ़ेंगे कि तक तुमूना, इस तरह बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसके साथ अलिफ मद्दा भी नहीं है और ना कोई मद लगा हुआ है। तक तुमूना वक्फन, अगर वक्फ में आ जाए तो नून साकिन हो जाएगा, तक तुमून। हमजा काफ जेर इक, रा अलिफ जबर रा। पारस ये आप बताएं, अभी मैंने पीछे बताया कि ये खाली अलिफ से पहले जबर आ जाए तो वो क्या कहलाता है? पारस आर यू हियर? अलिफ मद्दा। मरियम आपसे नहीं कहा था मैंने, पारस से कहा था। चलें ठीक है। हमजा काफ जेर इक, रा अलिफ जबर रा, इक रा, मीम दो पेश मुन, इक रा मुन, इकरामुन। इस पे देखें कलकला नहीं होगा, आवाज बाहर दूसरी तरफ लौट के नहीं आएगी। इकराम, इकराम, राम। ठीक है। शीन का पेश शुक, रा दो पेश रुन, शुक्रुन, शुक्रुन, वक्फन में शुक्र, शुक्र, शुक्र। ठीक है। हाँ जी, इंशाल्लाह ताला अब हमने ये इसके काफ का मखरज पढ़ लिया, मखरज नंबर 5 जो था, तो इंशाल्लाह ताला हम कल जो है मखरज नंबर 6 पढ़ेंगे। कल हमारी छुट्टी नहीं है, इंशाल्लाह ताला कल हमारा ये मखरज नंबर 6 होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, बहुत ही मजा आएगा आपको इसको समझ के। तो इसकी अब तक जितने भी अब तक आपके लेक्चर्स हो गए, जिसने अभी तक असाइनमेंट नहीं सबमिट की, आप असाइनमेंट सबमिट करें, लेक्चर्स को वॉच करें। अगर समझ नहीं आती 2 दफ़ा दूसरी दफ़ा फिर सुने, फिर भी समझ नहीं आती तो आपने मुझसे पूछना है। और जो भी आपको इसमें मसला आ रहा हो, जो भी ना समझ आ रही हो, आपने मुझसे लाजमी पूछना है और आपने अपने डाउट्स को क्लियर करना है। आप यहाँ पे सीखने के लिए बैठे हैं, आप लेक्चर्स लें, रेगुलर लें और लाइव अटेंड करें। लाइव में आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। और दूसरा ये कि आपको जो भी कुछ पूछना होता है वो आप लाइव
پوچھ سکتے ہیں, جو باقیوں کے بھی اگر ذہن میں وہ سوال ہوتا ہے تو ان کا بھی سالو ہو جاتا ہے. تو اب تک آپ کو یہاں تک کوئی ایشو ہے, کوئی مسئلہ ہے, نہ سمجھ آ رہی ہو کسی بھی چیز کی؟ پارس آپ کو کوئی مسئلہ ہو, آپ کا پہلا آج لیکچر تھا. سب کو سمجھ آتا ہے یہاں تک؟ ٹائپ کر دیں چیٹ میں, یس ٹائپ کر دیں. یہاں تک اگر آپ سب کو کلیئر ہے تو چیٹ میں یس ٹائپ کر دیں. آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے نا؟ مریم